स्वागत है फिर से आपका एक नए क्लास में। इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, लेकिन इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से भी, या फिर कह सकते हैं इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक को। हम हर दिन देख रहे हैं कि दुनिया भर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे फ्लड, हीट वेव्स, ग्लेशियर्स का पिघलना, राइजिंग ऑफ सी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसका एक भी बड़ा रीज़न है, तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या है ग्लोबल वार्मिंग? अगर कहानी समझे तो 1850 के बाद दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ा तो इरिवर्सिबल डैमेज होगा, यानी ऐसा डैमेज होगा कि फिर उसको रिवर्स करना भी मुश्किल हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस जीएसजी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करते हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। ये हम कहानी समझ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या हो रहा है? तो हीट वेव्स आ रहे हैं, वाइल्ड फायर आ रहे हैं। अभी हाल ही हमने जो देखा लॉस एंजलिस का हीट वेव्स की वजह से जो वाइल्ड फायर लगा। तो इंडिया में बहुत सारे वाइल्ड फायर्स आते रहते हैं जंगलों में, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, तो हम वो देखते रहते रिपोर्ट्स। उसके अलावा राइजिंग ऑफ सी लेवल, नासा के डेटा के हिसाब से पिछले 100 सालों में सी लेवल 20 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है, जो कोस्टल सिटीज के लिए एक बड़ा थ्रेट है। 2020 में इंडिया में अम्फान साइक्लोन ने 1 लाख करोड़ का डैमेज किया, जो क्लाइमेट चेंज के बढ़ते इम्पैक्ट का एक बड़ा एग्जाम्पल है। हाल ही में हमने देखा कि हमारे राजस्थान के इलाकों में बाढ़ आ जा रहे हैं। एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। तो हम ये सब न्यूज़ में देखते आते रहते, दुबई का मामला हो, चाहे हमारे उड़ीसा में बार बार आते रहते जो साइक्लोन्स आते रहते हैं उनका मामला हो, ये सब हम देखते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? डेवलप कंट्री करेंगे या फिर डेवलपिंग कंट्रीज करेंगे? और यहीं पर आता है बेसिक कंट्रीज का रोल। तो अभी एक समझ लेते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या डिफरेंस है। डेवलप्ड नेशन यानी कि यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान, ईटीसी ऐसे कंट्रीज हो गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते आ रहे हैं, वो है हमारे डेवलप्ड नेशन। अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसे कंट्रीज जिन्होंने सबसे ज़्यादा इमिट किया है इन्वायरमेंट में कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो है डेवलप्ड नेशंस। यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया ये। उसके बाद आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ऐसे कंट्री। उनको भी डेवलपमेंट का मौका मिलना चाहिए, लेकिन बिना एनवायरमेंटल डैमेज किए। और अगर वो चाहते कि ना हो तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर वो रिसोर्स चाहिए उनको जिनकी वजह से वो जल्दी कर पाए। तो बेसिक कंट्रीज, जो बेसिक की कंट्री BSASI की बेसिक कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया जो डेवलपिंग वर्ल्ड की क्लाइमेट जस्टिस की आवाज़ उठाता है और डेवलप्ड नेशंस से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की डिमांड करता है। तो चलिए समझते हैं बेसिक कंट्रीज का फॉर्मेशन और इनका रोल। तो ये है हमारे 4 मेजर कंट्री बेसिक को लेकर, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। ये 4 कंट्री कौन है? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। ये हमारे 4 कंट्री है बेसिक के, जो कि सिंपल है। अभी हम एक लाइन में कह सकते थे कि भाई 4 कंट्री बेसिक के बाद खत्म हो गए, लेकिन हम बैकग्राउंड को समझेंगे तो इस एक टॉपिक के बहाने हम काफ़ी टॉपिक्स को समझ सकते हैं। हमने समझा कि क्लाइमेट चेंज क्या है, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री क्या होते हैं, ठीक है? तो कहाँ से उभर के मामला आया, ये कहाँ से कंट्री आया। अब एक और फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि आखिर बेसिक कंट्री का फॉर्मेशन हुआ, तो उसके पीछे एक और एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो चलिए समझते हैं कहानी फिर उसी तरीके से। तो अब तक हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, पर इसका सॉल्यूशन कौन निकाल रहा है? तो डेवलप्ड नेशन का कहना है कि सबको मिलकर एफर्ट लेने चाहिए, लेकिन डेवलपिंग नेशन बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल नहीं हो सकती है। किसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में CBD या कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मामला कॉमन है, सब लोग क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नहीं हो सकता है। आप अमीर हैं, आप लोग को ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी, आपने ज़्यादा इमिट किया है, आपको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम अभी विकास के रास्ते में हैं,
तो हमको थोड़ा से, हमारे पास टेक्नोलॉजी कमी है, हमारे पास पैसे कमी, या तो पैसा टेक्नोलॉजी दीजिए, या फिर चुप रहिए, या फिर हेल्प कीजिए। तो ये है डेवलपिंग नेशन का तर्क। अगर इसी क्लाइमेट डिबेट के बीच में क्या हुआ था 2009 में, कोपेनहेगन के सीओपी मीटिंग 2009 में, ये बेसिक कंट्रीज का एक ग्रुप इनफॉर्मली, ठीक है, इनफॉर्मली रूप से शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो मेन मुद्दा इनका यही है, मुद्दा ये है कि आप जो यूएसए हैं, ठीक है, जापान है, कोई है, आपने पास्ट में अपने डेवलपमेंट के लिए इतना CO2 को इमिशन किया कि पूछना ही नहीं है। ठीक है, तो पहले जो आपने CO2 इमिशन कर दिया, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं आज के ज़माने में। तो बाकी जो बेसिक कंट्री, इंडिया है, ब्राज़ील है, ये कंट्रीज़ है, ठीक है, चाहे चाइना है, ये सब कहते हैं कि आपने जो पास्ट में किया था, ठीक है, उसकी वजह से हम एक खामियाजा भुगत रहे हैं क्लाइमेट चेंज का। हम भी चाहते हैं कि हम डेवलप्ड होके, ठीक है, हमारे लिए कोल, ठीक है, ये जो पेट्रोलियम हो गया, ये सब यूज़ करना बनता है, हमको करना पड़ेगा, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना ऑब्वियसली, चाइना के पास है, चाइना आगे बढ़ चुका है, लेकिन चाइना फिर भी अपने आप को डेवलपिंग में गिनता रहता है। हम इंडिया को कंसिडर करते हैं, इंडिया तो कहते रहता है कि आपको CBDR को फॉलो करना होगा, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। समस्या कॉमन है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होना चाहिए। आप अमीर हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप या तो पैसा दीजिए, फिर टेक्नोलॉजी दीजिए। तो हम इतना टाइम नहीं लेंगे क्या करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को लाने के लिए, या फिर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। आप पैसा दे दीजिए, तो पैसा तो देते नहीं है, पीछे हट जाते हैं। अभी हाल ही में न्यूज़ सुना कि फिर पेरिस क्लाइमेट से डोनाल्ड ट्रंप भी हट गए। तो फिर इससे क्या होगा, पेरिस क्लाइमेट से हट गए ट्रंप साहब ना, तो ट्रंप साहब के हटने से क्या होगा, ये चीज़ें और सस्ती हो जाएंगी। सस्ती होने का मतलब बहुत छोटी, बहुत सस्ती होने का मतलब है कि बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। अमेरिका के पीछे हटने का मतलब है कि बाकी सारे कंट्री भी इसमें मन लगा के वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये है हमारा कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोचो, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं, कहानी तो यही है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, स्टीम इंजन्स आया, फैक्ट्रीज बैठे, इंडस्ट्री तेजी से डेवलप हो रही थी। लेकिन इसका एक अनसीन इम्पैक्ट था। अनसीन इम्पैक्ट क्या था वो अनसीन इम्पैक्ट था क्लाइमेट चेंज। कार्बन फुटप्रिंट बढ़ गया। ठीक है, 1850 से लेकर आज तक यूएसए और यूरोप ने दुनिया का 50% से ज़्यादा CO2 इमिट किया है, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न बना है। और यही कहते हैं डेवलपिंग नेशन, इंडिया जैसे और चाइना जैसे और ब्राज़ील जैसे कंट्रीज बार बार, कि भाई लोग आपने पीछे बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया है, और आज हमें ज्ञान ना दीजिए इस बात का कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने जो बुक किया है ना, उसका खामियाजा आपको अभी भरना होगा। आप या तो हमारी हेल्प कीजिए, अगर आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो फिर शांत बैठिए, फिर ज्ञान ना दीजिए इस बात के लिए कि हमको कितना इमिट करना चाहिए, कितना इमिट नहीं करना चाहिए। ये डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं कि हमें तो भाई सोल्यूशन लाना है, हमें तो सोल्यूशन लाना ही है, हमको क्लाइमेट चेंज लड़ना है, लेकिन हमें टाइम लगेगा। हमें क्या लगेगा, हमें टाइम लगेगा, हमें 2070 2050 तक टाइम दीजिए। तो फिर इसके बाद क्या होता है, 1950 और 2000 के बाद आता है कि 1950 के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। चाइना और इंडिया जैसे देश अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रहे थे, पर डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला तुम भी इमिशन कम करो। पर डेवलपिंग नेशन का कहना था कि अगर हम अभी इमिशन कंट्रोल करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ रुक जाएगी। और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी डिबेट, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट। फिर उसी में 2009 का बात आता है, जो मैंने बताया अभी, कोपेनहेगन का COP 15। ठीक है, 2009 में की साल था जब दुनिया के बड़े लीडर्स एक जगह इकट्ठा हुए कोपेनहेगन मैप में, जहाँ पे COP 15 क्लाइमेट समिट हो रही थी। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हर देश को ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का प्लान बनाना था। अब मीटिंग तो यहाँ पे चल रही थी फॉर्मली बाकी कंट्रीज की, लेकिन एक इनफॉर्मल मीटिंग चल रहा था इन कंट्रीज के बीच में, बेसिक कंट्री के बीच में। वो मेनली क्या था कि समिट की एक प्राइवेट मीटिंग रूम, 4 बड़े लीडर्स, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ठीक है, अ, और चाइना हो गया, ये चारों कंट्रीज एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी बनाई और डिसाइड किया
कि डेवलप्ड कंट्रीज को लीगली बाउंड किया जाए अपने इमिशन को कम करने के लिए। इस मीटिंग में बेसिक ग्रुप का जन्म होता है और ये बार बार दबाव डालाते हैं और डेवलप्ड नेशन उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा हमें, और उसके लिए हम लीडर बन के आगे आएंगे। डेवलपिंग नेशन को भी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना होगा, पर इसका बर्डन डेवलप्ड वर्ल्ड उठाए। सीधा सी बात है, डेवलपिंग नेशन का भी ग्रीन एनर्जी पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन इसका सारा खर्चा, मैक्सिमम खर्चा कौन उठाना चाहिए? आप उठाइए, आप दीजिए टेक्नोलॉजी और पैसा हमें। डेवलप्ड कंट्रीज ने पर ईयर 100 बिलियन का क्लाइमेट फंड देंगे ताकि पूरा नेशन भी ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके। ठीक है, ये देखो हमारा पूरा कहानी है, यहाँ तक हम समझ लिए। और तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, बाकी कोई भी रिव्यू हो, सुझाव हो, कोई रिकमेंडेशन हो, नए वीडियो के साथ मिलते हैं, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।